तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज हम लोग इस वीडियो में गणित प्रकाश जो कि कक्षा 7 की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जो अभ्यास कार्य पुस्तिका नामक एक पुस्तक चलती है, उसकी जो है पहली इकाई और उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली जो वीडियोज पड़े हुए हैं उनमें गलत है। तो कृपया करके आप यहीं पे देखें और सभी प्रश्नों का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी भी परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पर P और Q पूर्णांक है किंतु Q का मान शून्य नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए हैं, उनके आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। जहां पे सत्य है वहां पे हम सही का टिक कर देंगे, जहां पे असत्य है वहां पे हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो दिया गया है P और Q पूर्णांक है, तो ये हमारा सत्य है। चाहो तो सही का टिक कर दो। P का मान शून्य हो सकता है। देखो यहाँ पे कहा है कि Q का मान शून्य नहीं हो सकता, P का मान शून्य हो सकता है, तो ये भी हमारा सत्य होगा। ठीक है, Q का मान शून्य हो सकता है कह रहा है, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है Q का मान शून्य नहीं होगा, तो ये हमारा असत्य हो गया। ठीक है, आगे है P बटे Q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है और यहाँ पे है शून्य, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1, तो इसके दो बराबर भाग कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमारा सत्य है। ठीक है, आगे शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो शून्य को हम लोग लिख सकते हैं सीधा सा 0/5। 5 का भाग देंगे शून्य में तो शून्य आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्पष्ट है कि 0/5 हमारी परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात शून्य हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, असत्य। ठीक है, सत्य है कि शून्य परिमेय संख्या है। पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है। देखो जितने भी पूर्णांक होते हैं, मान लो 5 है, तो ये इसको हम 5/1 लिख सकते हैं और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो हमारे परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, सत्य है कि पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। देखो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो भिन्न जो होता है वो भाग होता है। जैसे कोई भी ये एक दिया गया है हिस्सा और इसके 3 बराबर भाग किए गए, तो ये एक भाग कितना होगा 1/3। पूरा ये 2 भाग मिला के हो जाएगा 2/3। तो ये जो है भिन्न कभी निगेटिव नहीं हो सकती, जबकि परिमेय संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं। तो जितनी भी भिन्न है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका उलट अगर परिमेय संख्याएं सभी जो है वो भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही लिखा है। कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं उनके मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है, ये गलत लिखा हुआ है। मान लो 1/2 है, तो ये पूर्णांक कहाँ है, ये तो आधा है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य है। इसका उल्टा सही था, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ भी लिखा था कि पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने असत्य किया इसको। ठीक, आगे देखते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है। देखो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, यहाँ पे हमने ऊपर बताया भी था आपको, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस भी होती है, -1/3, जबकि ये भिन्न नहीं है क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह है, माइनस में भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है, असत्य है। आगे है, संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित करता है। ये हमारा बिल्कुल सही लिखा है। कोई भी बिंदु है, मान लो 3/4 है, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या 2 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बटे 4 दूनी 8, ये हो गई। और एक संख्या 3 का गुणा कर दो, 3 तिया 9 बटे 4 तिया 12। हाँ, गुणा जितने का भी करो वही ऊपर करो, उतने का ही नीचे करो। मान लो 5 का कर दो, तो 5 तिया 15 बटे 4 पंचे 20। अब इसको अगर हम सरलतम रूप में करेंगे तो 5 से 5 तिया 15, 5 चौको 20, फिर से वही 3/4 आ जाएगा। तो अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं हम लोग निरूपित कर सकते हैं, ये हमारा सत्य है।
आगे देखो क्या है कि चूंकि 3/4 बड़ा है 1/2 छोटा है, अतः -3/4 भी बड़ा होगा -1/2 से। ये गलत है। माइनस चिन्ह लगने पर बड़ी संख्या हमारी छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। उदाहरण के रूप में एक तरफ है 2, एक तरफ है 8, तो इस तरीके का चिन्ह होगा। 8 बड़ा है 2 छोटा है। यहीं पे अगर -8 हो जाए -2, तो यहाँ -2 का मतलब 2 रुपए उधार है, -8 का मतलब 8 रुपए उधार है एक के पास, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो ये चिन्ह हमारा पलट जाएगा। संख्या रेखा पर भी अगर हम लोग देखें तो संख्या रेखा पर ये है 0, 1 2, ये -2, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा -8, तो ये -8 हमारा छोटा हुआ। ठीक है, तो माइनस चिन्ह अगर दोनों तरफ लगा देते हैं तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, छोटी संख्या बड़ी हो जाती है, अर्थात ये हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा असत्य है। आगे है कि 0 धन 1, ये भी हमारा 0 है। 0 -1, ये हमारा -1 है। 0 गुणे 1, ये हमारा 0 है। और 0 में 1 का भाग देंगे तो ये भी हमारा 0 है। ये परमेय संख्याएं हैं, तो ये 0 -1 0 0 ये सभी कैसी हैं संख्याएं हैं? परमेय संख्याएं हैं, तो ये भी हमारा सही हुआ। आगे देखते हैं कि यदि a/b तथा c/d दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं। ये दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान है। पहले से ही मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 3/4 और इधर ये 15/20। तो देखो इसको सरलतम रूप में करेंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, दोनों संख्याएं बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे ये a और c आपस में बराबर नहीं है। 3 और 15 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी संख्याएं परमेय संख्याएं आपस में समान है। तो इसका मतलब, और ना ही 4 20 के बराबर है। तो यदि दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान है तो कोई जरूरी नहीं कि a और c, b और d आपस में बराबर हो, तो ये हमारा असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि यदि a/b तथा c/d दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान है। यहाँ पे भी देखो कहा जिनके मान समान है, वही उदाहरण हम फिर से ले लेते हैं। 3/4 और 15/20, तो फिर से इसने कह दिया a बराबर c। कोई जरूरी नहीं a बराबर c हो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 15 है। हाँ, AD बराबर BC ये होगा, AD बराबर BC ये होगा। तिर्यक गुणा, यानी 3 का गुणा 20 में, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। AD 20 तिया 60 और B का गुणा C में, 15 का गुणा 4 में, 15 चौको 60, ये दोनों बराबर होंगे। 3 गुणे 20 इधर और इधर 15 गुणे 4। तो इसमें आधा प्रश्न इन्होंने सही लिखा है, आधा गलत लिखा है। अब क्योंकि दोनों चीजें हैं तो ये हम असत्य ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a बराबर c लिख दिया है। a बराबर c ना लिखा होता, केवल AD बराबर BC कहता, तो ये हमारा सत्य हो जाता। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। तो देखो 0 से 2/3 सदैव बड़ा होगा, है ना, तो ये हमारा है सत्य, सही। यहाँ पे देखो माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होगी, प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, जबकि चिन्ह उल्टा लगा है। -2/3 इधर है, ये छोटी होती और ये 1/3 बड़ी होती। इस तरीके से चिन्ह होना चाहिए था, तो ये हमारा असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो -1/4 0 से छोटा है, तो 0 हमारा बड़ा है, -1/4 छोटा है। अब माइनस चिन्ह ना होता तो 1/4 बड़ा होता 0 से, लेकिन चूंकि माइनस लग गया तो ये संख्या छोटी हो गई। तो ये इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ भी हमारा असत्य लिखा है। वही काम यहाँ पे भी देखो 0 बड़ा है और -5/3 इधर है, तो ये -5/3 मेरा छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया। माइनस चिन्ह ना लगा होता तो ये संख्या मेरी बड़ी रहती, तो यहाँ पे भी इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये भी हमारा असत्य है। आगे देखते हैं, 1 बड़ा है, -7/5 यहाँ पे छोटा है, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह लगा है, जबकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे चिन्ह होगा इस तरीके से, माइनस चिन्ह लगते ही वो संख्या छोटी हो जाती है। प्लस चिन्ह अगर है दूसरी संख्या में तो वो बड़ी हो जाएगी। अगर दोनों में माइनस है तो बड़ी संख्या छोटी, छोटी संख्या बड़ी होगी।
ये भी हमारा कैसा है, असत्य लिखा है। अंत में देखो यहाँ पे देखो दोनों में प्लस है, तो अब यहाँ पे मान देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो हर बराबर यहाँ बटे में 5 है, तो यहाँ पे 5 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, तो 5 एकम 5/5 और यहाँ पे 7/5। यहाँ पे हर बराबर है, तो अब कौन संख्या बड़ी है, 7 बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी है। तो यहाँ पे जो चिन्ह था वो हमारा सही लगा हुआ था, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक संख्याएं दी गई हैं, इनमें धनात्मक व ऋणात्मक परमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। तो बच्चों जो संख्याओं में दोनों में माइनस है वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये धनात्मक में आएगा। तो -3/-4 ये हमारी धनात्मक परमेय संख्या होगी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। या दूसरी है -2/5, ये हमारी ऋणात्मक होगी। 5/-4 ये भी हमारी ऋणात्मक परमेय संख्या होगी। -4/7 ये भी हमारी ऋणात्मक परमेय संख्या होगी। -2 सहित 3/5 ये भी हमारी परमेय संख्या है, वो भी ऋणात्मक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे 13, तो -13/5। अब आता है शून्य। शून्य हमारी ना तो धनात्मक परमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या है, तो इसको कायदे में दोनों में से किसी में नहीं लिखना चाहिए। शून्य 7/8 ये हमारी धनात्मक परमेय संख्या है। 9 ये भी हमारी धनात्मक परमेय संख्या है, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दें। लेकिन अगर शून्य को हम ऐसे लिख सकें 0/2 तो ये हमारी धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगी। वहीं पे अगर हम इसको लिख दें 0/-3 तो ये हमारी ऋणात्मक परमेय संख्या हो जाएगी। कुल मिला के शून्य ना धनात्मक परमेय संख्या है ना ऋणात्मक परमेय संख्या है। आगे है 3 से 1/2, तो ये हमारी धनात्मक परमेय संख्या होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/2। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। शून्य के बारे में आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिए, गणित की जो अपनी किताब है उसमें भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य एक परमेय संख्या है। संख्या शून्य ना तो धनात्मक परमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि कई लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं। आगे देखो दी गई संख्या रेखा पर -5/4 और 3/4 को अंकित कीजिए। तो देखो 1 2 3 4 4 है ना बीच में हिस्से इसके, तो पहला हिस्सा होगा 1/4, दूसरा होगा 2/4, तीसरा होगा 3/4 और ये 1 यानी कि 4/4। वही इधर -1/4, ये होगा -2/4, ये होगा -3/4 और ये होगा -4/4। इसके बाद ये वाला होगा -5/4, इधर होगा -6/4, इधर होगा -7/4, इधर होगा -8/4, इधर होगा -9/4। अब जो भी पूछा जाए उसको लिख दो 3/4। 3/4 हमारा यहाँ पे है, ठीक। और एक है -5/4, ये हमारा यहाँ पे है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। बिंदु C का मान -1 है, तो बिंदु A व B का मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में देखो कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पहला होगा 1/8, दूसरा होगा 2/8, तीसरा होगा 3/8, चौथा होगा 4/8, पांचवा होगा 5/8, छठवां होगा 6/8, सातवां होगा 7/8 और अंत में एक जो है इसको हम लोग 8/8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इधर माइनस में आएंगे -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और अंत में -1 यानी -8/8। अब जिसका भी मान पूछ रहा है उसका लिख दो। B का मान कितना है -4/8। A का मान पूछ रहा है तो A का मान कितना है 5/8, लिख दो 5/8। आ गया ना समझ में। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि संख्या रेखा पर -7/10 व 3/5 को प्रदर्शित कीजिए। देखो अगर हम लोग इसको एक ही संख्या रेखा पर दिखाएं तो भी दिखा सकते हैं और अलग अलग दिखाएं तो वो भी दिखा सकते हैं।
तो एक ही संख्या रेखा पर अगर हम दिखाएं तो बीच में हम लोग कर लेंगे शून्य, और चूंकि बटे में है 10 तो हम लोग कितने हिस्से करेंगे, शून्य और 1 के बीच में 10 हिस्से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है +1 और ये है -1। तो ये हमारा हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और अंत में 1 यानी कि 10/10। यही काम इधर करेंगे, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10 और -1 यानी कि -10/10। अब देखो यहाँ पे हमें प्रदर्शित करना है सबसे पहले -7/10। तो यहाँ पे कहाँ था -7/10, ये रहा। तो ये बिंदु हमारा ए हो गया -7/10। दूसरा है 3/5। तो 3/5 को हम लोग अगर 10 के बटे में लिखें तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे यानी कि 6/10। तो 6/10 कहाँ पे है, ये रहा 6/10। तो ये हमारा जो है दूसरा बिंदु बी प्रदर्शित हो गया 6/10। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर 3/5 को हम लोग अलग से भी प्रदर्शित करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन जो करेंगे तो 0 और 1 और इधर -1, और इसमें हम कितने कॉलम करेंगे, 5। तो ये 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। अब यहाँ पे 3/5 को प्रदर्शित कर देंगे, ये हमारा हो गया 3/5। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या उसके सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती है। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित करें। तो जो भी संख्या है वो जिस जिस कॉलम को डिजर्व करती है वहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। 7/5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, ये है हमारी परमेय संख्या क्योंकि ये अंश बटे हर में है। 1/2 ये भी हमारी अंश बटे हर में है, परमेय संख्या है। -3/4 ये भी अंश बटे हर में है, तो ये भी हमारी परमेय संख्या है। 0.5 इसको अगर हम लोग अंश बटे हर में लिखें तो 5/10, तो ये भी हमारी परमेय संख्या होगी क्योंकि अंश बटे हर में है। 0 देखो प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या है और फिर ये हमारी पूर्णांक भी है और फिर ये हमारी परमेय संख्या भी है। 0 हमारी परमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग इसको 0/5 लिख सकते हैं। -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक है और ये हमारा ऋण पूर्णांक है। और ऋण पूर्णांक है और जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको हम लोग परमेय संख्या में भी लिख सकते हैं। -2/1 इसका मान भी -2 ही होगा। आगे देखते हैं, तो आगे संख्या है ये 6। अब देखो 6 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है ना, 1 से स्टार्ट हो जाती है प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में भी 6 आएगा, पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों होते हैं ये भी होगा, और परमेय संख्या 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारी परमेय संख्या भी होगी। ठीक है, 1 से ही 5/11 इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 एकम 11, 11 का गुणा 1 में और ये 5 हम जोड़ेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको /11। तो 11 एकम 11, 11 और 5 जोड़ देंगे /11, तो 11 और 5 16/11। अब 16/11 हमारी प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, ये हमारी क्या हुई, परमेय संख्या, ये केवल अंश बटे हर में है। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हमने टिक कर दिया जो भी जिस प्रकार की संख्याओं में आती थी। ठीक है, आई होप कि आप लोग इन्हें समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों 8वां प्रश्न हमारा दिया गया है, नीचे कुछ परमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है, कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है, इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान कीजिए।
मिलान करना है। 1/4 ये भिन्न है वास्तव में, परिमेय संख्या भी है। 4 का 1 भाग, तो 4 भाग देखो कहाँ पे, 1 2 3 4, 4 का 1 भाग ये हमारा 1/4 यहाँ पे होगा। 3/6, तो सबसे पहले देखो 6 भाग किसमें है, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में 3 भाग, 3/6 हो गया। 5/8, 8 भाग देखो किसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 भाग हैं, लेकिन ऊपर 5 भाग, 5 भाग कलर किसमें, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5/8 हुआ। और 1 2 3 4 5 6, 6 भाग कलर किए हैं ऊपर, तो ये हमारा 6/8 ये वाला हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताएं कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखो लड्डू कितने हैं, 2, लड्डुओं की संख्या हो गई 2, तो भाग हमारा कितना होगा, ऊपर जो लड्डू हैं 2 और बटे में नीचे कुल कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2/12। मानक रूप यानी कि सरलतम रूप, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 1/6। इसी प्रकार यहाँ पे देखो लड्डू है 3, लड्डुओं की संख्या 3, 3 बटे कुल लड्डू कितने हैं, यहीं पे लिख लो एक बार में, 12, 3/12। मानक रूप सरलतम रूप का दो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लड्डू है 1 2 3 4 5 6, 6 लड्डू हैं और कुल लड्डू थे हमारे 12, तो 6/12। सरलतम रूप कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में जाएगा तो 1/2। यहाँ पे कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लड्डू हैं हमारे 10 और कुल लड्डू थे 12, तो 10/12। सरलतम रूप करेंगे तो 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 5/6। तो मानक रूप हमारा इसका आ गया 5/6। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वो है हमारा कि दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है और इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बताना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लो, ये हमारा है इटली का झंडा। इटली एक देश है और उसका झंडा इस तरीके से, जैसे अपना झंडा है तिरंगा, उस तरीके से इटली का झंडा इस तरीके का है। और देखिए ये लाल रंग है, तो ये कुल कितने भाग हैं इसके, 1 2 3, कुल 3 भाग हैं और इसमें से 1 भाग लाल है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। इंडोनेशिया में देखो ये कुल हमारा जो है इसके बराबर बराबर 2 भाग हैं, 1 और 2, और उसमें से 1 भाग लाल है, तो इसमें लाल रंग को परिमेय संख्या में लिखेंगे तो 1/2। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया, इसमें 3 बराबर भाग हैं और 1 2 3, और इसमें लाल रंग के भाग है 2, तो इसमें इस झंडे में लाल रंग जो है उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 2/3, 2 भाग लाल है और कुल भाग हैं 3। स्पेन में देखो, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे एक संकेत में लगाएं तो ये लगभग 1 भाग ये है, दूसरा बराबर भाग ये है, तीसरा बराबर भाग ये है, चौथा बराबर भाग ये है, तो 4 बराबर भाग है और उसमें लाल कितना है 2, तो 2 लाल हैं और कुल भाग हैं 4 बराबर बराबर, तो 2/4। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, लंबाइयाँ इधर दी गई हैं चित्र में, तो रेखा की लंबाई बटे अरुण की लंबाई, और रेखा की लंबाई थी 100 सेंटीमीटर और अरुण की थी 150 सेंटीमीटर। सरलतम रूप में कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। तो कौन सा भाग हुआ, 2/3 भाग लिख देंगे। अतः रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का 2/3 भाग है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि -1 तथा 1 के बीच 8 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका हर 8 हो। तो देखो कुछ चीजें पहले से ही दे दी हैं प्रश्न, बीच में है 0, इधर है -1 और इधर है +1, 8 भाग इधर करने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और अंत में 8/8 यानी कि 1। वही इधर ये तो शून्य है, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और अंत में -8/8 यानी कि -1। अब इनमें से 8 परमेय संख्याएं कोई भी आप लिख दीजिए, ठीक है। मान लो हम यहाँ से लिखे देते हैं -1 व 1 के बीच 8 परमेय संख्याएं बराबर -5/8, -4/8, -3/8, -2/8, प्लस का 1/8, प्लस का 2/8, प्लस का 3/8, प्लस का 4/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो गई और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 12 और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छी वर्कबुक है। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का चिन्ह लगाइए। तो देखो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले तो हम हर बराबर करते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 है, इधर 4 है, तो इधर हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इधर था बटे में 4, तो इधर 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे 5 चौको 20 हो गया, हर हो गया हमारा बराबर। अब हमें अंश देखना है, 5 तिया 15, इधर है 16, इधर है 15 और इधर है 16। तो कौन सा बड़ा हुआ, 16 बड़ा हुआ, तो ये संख्या हमारी बड़ी हुई, तो चिन्ह लगा दिया। इधर देखो सीधा सा, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस वाली संख्या हमारी छोटी हो गई और प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सही 3/11, ये 1 से कम है, 1 से 4/5, ये भी 1 से कम है। यहाँ पे पूरी 2 है, यहाँ पे पूरा 1 है। स्पष्ट दिख रहा है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इधर प्लस 5/8 और इधर 0 में 8 का भाग देंगे तो ये हमारी शून्य हो जाएगी। तो ये शून्य है, ये संख्या अधिक है, तो स्पष्ट हमारी ये संख्या बड़ी है। आगे देखो 6/7 और यहाँ पे भी 0/6 यानी कि शून्य, तो ये संख्या अधिक है, ये संख्या हमारी शून्य है। यहाँ पे देखो 0/7 यानी कि ये संख्या हमारी शून्य है और ये संख्या 5/-7 या -5/7 है, ये संख्या हमारी ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो जब भी संख्या निगेटिव में आ जाती है तो ये संख्या हमारी छोटी हो जाएगी, शून्य हमारा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शून्य है और ये संख्या माइनस में है, तो ये संख्या हमारी छोटी है, ये संख्या बड़ी है, ये चिन्ह आएगा। इन दोनों में माइनस इधर है, इधर प्लस है, तो ये संख्या हमारी छोटी है, ये संख्या बड़ी है, इस तरीके का चिन्ह आएगा, ठीक है। जब भी एक से ज़्यादा संख्याएं हो तो हम 2 को देखते हैं। यहाँ पे पहले हम इन दोनों को देखेंगे, तो 0/1 यानी कि शून्य हो गया, तो इधर शून्य, इधर 1/2 यानी कि ये शून्य से अधिक है, तो ये संख्या बड़ी है, शून्य हमारी छोटी होगी। अब इन दोनों को देखेंगे तो शून्य यहाँ पे है, यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 यानी माइनस संख्या शून्य से छोटी होती है, तो ये हमारी छोटी हो गई। यहाँ पे शून्य बड़ा हो गया, शून्य बड़ा हो गया, तो इस तरीके का हो गया। अब फिर से इधर देखो इन दोनों में, तो ये माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, तो +1/3 और -1/2। तो इन दोनों में माइनस वाली संख्या छोटी है, प्लस वाली बड़ी है, तो बड़ी संख्या की तरफ ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं 7/17, 7/16, 8/16, 9/15। ये प्रश्न को देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो गया। अगर यहाँ पे इन दोनों को हम देखें तो इसमें हर बराबर है, तो अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी हो गई, ये अंश बड़ा है, ये छोटा है, तो ये सीधा सा ये हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो क्या काम करेंगे, हर हमें बराबर करना पड़ेगा। इधर 17 है, 17 का इधर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इधर बटे में 16 था, तो इधर 16 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब हर हमारा बराबर हो गया, 17 × 16, 17 × 16। अंश देखते हैं, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 है,
ये हमारा हो गया 112। इधर 17 सते 17 बना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119। अब देखो अंश किसका बड़ा है, 112 बड़ा है या 119? तो यहाँ पे हमारा 119 बड़ा है, ये चिन्ह आएगा। इधर देखो, इधर 16 है बटे में इधर है 15, तो इधर भी हम वही काम करेंगे। 15 का इधर हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 16 का हम इधर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो बटे में देखो 16 गुणे 15, 16 गुणे 15 बराबर हो गया। अब अंश में देखो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। इधर है 120 और इधर 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144। इधर है हमारा 144। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 16 निम्मा 144। तो इस तरीके का चिन्ह, जो जिधर बड़ी संख्या होती है उधर चिन्ह इस तरीके का लगता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। वो है हमारा कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ समान हर वाली संख्याओं के रूप में लिखिए किंतु उनका मान परिवर्तित ना हो। बहुत अच्छा है, मान परिवर्तित ना हो, हर समान हो जाए। तो देखो क्या काम करेंगे, बटे में है 3, 5, 6, 10। तो 3, 5, 6, 10 का लासा हम लोग ले लेंगे सबसे पहले। तो कितना आएगा? 3, 5, 6, 10 भाग विधि से ले लो। 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं, 5 3 दूनी 6, 10 में जाएगा नहीं। 2 से दे दो, 1 में जाएगा नहीं, 1 5 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 5 से दे दो 2, 5 एकम 5, 1 में जाएगा नहीं, 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारा लासा कितना आएगा? 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। इसका मतलब हर में हमें क्या करना है? 30 लाना है। तो 2/3 पहली संख्या है, 30 लाने के लिए 10 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 10 का नीचे गुणा करना पड़ेगा। दूसरा है 4/5, इसमें भी 30 लाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 6 का, 5 छक्का 30। अब इसके बाद -5/6, 6 में 30 लाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 5 छक्का 30। और अंत में 7/10, 10 बटे में है, यहाँ पे 30 लाने के लिए 3 का गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 10 तिया 30। अब देखो ऊपर 10 दूनी 20 बटे 10 तिया 30, 6 चौको 24 बटे 5 छक्का 30, 5 25 बटे 6 पंचा 30 और 7 तिया 21 बटे 10 तिया 30। तो देखो कर दिया हमने सभी संख्याओं को इस प्रकार से कि हर हमारा समान हो गया 30 30, और इन संख्याओं का मान भी नहीं बदला, क्योंकि जब भी किसी संख्या का हम ऊपर नीचे बराबर गुणा करते हैं तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा कि संख्याओं -5/7, -3/4, -2, 5, -6/5 को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। और इतनी जगह पे हमें करना है, ऐसा नहीं कई लोग कहेंगे कि इन संख्याओं को अलग लिख लो, कॉपी पेन लगा के करो। आगे आप देखेंगे इसमें लिखा होगा कि इसी जगह पे हमें करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये देख लो कि इनमें सबसे बड़ी कौन है। तो देखो सभी में माइनस चिन्ह है, 5 में माइनस चिन्ह नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ी हमारी है 5, ऊपर लिख दिया। और देखो 5 हमने लिख दिया। अब देखो 7 दूनी 14, ये भी 2 से छोटी है, इवन 1 से भी कम है, 4 1 कम 4, 1 से भी कम है, और ये -2 है। तो ये -2 पूरा पूरा है, इसका मतलब ये -2 हमारी सबसे छोटी है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कम है 2 से। ठीक है, तो ये तो 2 संख्याएं होगी। अब बची हमारी 3 संख्याएं। 3 संख्याओं में ये संख्या जो है 5 एकम 5 1 से ज़्यादा है, -1 सही 1/5, और ये संख्याएं हमारी 1 से भी छोटी हैं। तो इन दोनों से भी छोटी ये संख्या है -6/5। अब बची ये दोनों संख्याएं -5/7 और -3/4, इन दोनों को देखना है। तो देखो 7 का हम इधर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और 4 का ऊपर नीचे गुणा इधर कर देंगे। 5 चौको 20, -20/7 चौको 28, और इधर -7 या 21/7 चौको 28। 21 ये बड़ा है, 20 छोटा है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस चिन्ह लगने की वजह से बड़ी संख्या छोटी हो गई, छोटी संख्या बड़ी हो गई। तो ये संख्या हमारी हो गई छोटी, ये होगी बड़ी।
तो इसमें भी सबसे छोटी हमारी है -3/4। ये हमारी छोटी है और ये संख्या बड़ी है, यानी कि -5/7 हमारी बड़ी है। इसकी अपेक्षा सबसे बड़ी 5 है। तो इस तरीके से हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं। देखो इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं में ये देखो घटते हुए क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी ऊपर आएगी। ये संख्या माइनस में है, बाकी सब संख्याएं धन में है, तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4/5, ये हमारी हो गई। अब ये देखो, इसके बाद ये है 0, इसके बाद इनका मान 0 से अधिक है, तो इसके बाद आ जाएगी 0/5, ये भी हो गई। अब संख्याएं बची ये 3, इसमें ये 8/7, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 1 से तो कुछ अधिक, यहाँ पे 3/7 1 से भी कम, और ये है 5, यानी 7 पन्ना 35 हो, तो ये हमारी सबसे बड़ी है। इसको हमने 5 इधर लिख दिया। अब दो संख्याएं बची, 3/7 और 8/7, इसमें भी हर बराबर है, तो ये संख्या हमारी छोटी है, ये बड़ी है। तो 3/7 हमारी छोटी है, 3/7 नीचे लिख गई। 8/7 हमारी बड़ी है, तो 8/7 हमारी बड़ी रहेगी। देखो जो बड़ा होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो नीचे लिखा जाएगा, और दो ही क्रम, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी लगा दिया है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि एक रास्ते पर श्याम का स्कूल 1 किमी के पत्थर तथा होटल 2 किमी के पत्थर पर चित्रानुसार है। स्कूल से होटल के बीच श्याम का घर, पुलिस स्टेशन, बैंक और पोस्ट ऑफिस बराबर दूरी पर है। बताइए स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये है स्कूल, यहाँ पे 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, और ये होटल है, यहाँ पे 2 किलोमीटर का बोर्ड लगा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ये अगर 0 किलोमीटर है तो यहाँ पे है 1 किलोमीटर। और ये घर, पुलिस स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सभी चीज़ें बराबर दूरी पर हैं। तो ये यहाँ से कितनी दूरी होगी, 1 2 3 4 5 भागों में है, तो ये होगा 1/5, ये होगा 2/5, ये होगा 3/5, ये होगा 4/5, और ये 1 यानी 5/5। ठीक है, अब सभी दूरियां अलग अलग लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे स्कूल से घर के बीच की दूरी कितनी है, 1/5 किलोमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो इसमें 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे /5 मीटर, भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा 200 मीटर। अब ये बराबर दूरी पर है, तो ना भी कैलकुलेशन करो तो ये 400 होगा, ये 600 होगा, ये 800 होगा, 200 मीटर की दूरी पर है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये है पुलिस स्टेशन 2/5, तो 2/5 किमी। इसको भी अगर हम लोग किलोमीटर से मीटर में चेंज करें तो 2 × 1000/5, तो ये भाग दे देंगे 200, और ये 2 दूनी 400 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से बैंक है 3/5 किलोमीटर की दूरी पर, 3/5 मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 1000/5, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा, 600 मीटर। इसी प्रकार हम लास्ट में पोस्ट ऑफिस, ये हमारा है 4/5 किलोमीटर दूर, तो 4/5, और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 1000 का, तो 5 दूनी 10, 2 0 आगे, 200 आ गए, 4 दूनी 800 मीटर। ठीक है, और होटल का अगर निकालेंगे तो ये हमारा 5/5, और ये सीधा 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि -1/2 तथा 1/2 के बीच 5 इक्विडिस्टेंस परिमेय संख्याएं ज्ञात कर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप लोग करिएगा इसको। 5 परिमेय संख्याएं पूछे, -1/2 और +1/2 के बीच। तो देखो ये है 0, यहाँ पे -1 नहीं होगा, -1/2 होगा, क्योंकि इधर -1/2 कह रहा है, इधर है +1/2, और बीच में बराबर दूरी पर 5 चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, इधर -1/2 में 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा नीचे कर देंगे। वही काम इधर करेंगे, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया -3/6। ठीक, -3/6, इधर +3/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0 से इसके 2 बराबर भाग कर देंगे, 1/6 और 2/6 माइनस का, क्योंकि शून्य के इधर, और 2 इससे बराबर हम इधर भी कर देंगे, तो ये प्लस का 1/6 हो जाएगा और ये प्लस का 2/6 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे -1/2 व 1/2 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं क्या होगी? एक तो -2/6, -1/6 और ये 0/6 होगा, 0/6 ये भी हमारी परिमेय संख्या, और +1/6 और +2/6, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये कोई पूछेगा कि ये 6 का हम लोगों ने भाग क्यों दिया, तो देखो शून्य के इधर शून्य को मिला के 3 संख्याएं हमें इधर चाहिए, यहाँ पे 1/2, तो वो इसलिए हमने 3 का भाग दे दिया। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमें 7 परिमेय संख्याएं पूछता बीच की, तो यहाँ पे शून्य मिला के एक तरफ 4 संख्याएं चाहिए होती, इसका मतलब हम 4 का ऊपर नीचे भाग देते, -4/8 और -1/8, -2/8, -3/8, 3 इधर आ जाती, 3 इधर आ जाती, और बीच की शून्य वाली मिला के तो ये 7 संख्याएं हो जाती। तो इस प्रकार से हम लोग इसे करते हैं। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा हाँ और ना में उत्तर देना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं बटे में 1 कर दो, जैसे 5 है तो 5/1, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। हाँ, सही का चिन्ह लगा दो। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं। पहले भी आपने किया था कि सभी परिमेय संख्याएं हमारी भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि माइनस वाली जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती हैं, भिन्न हमारी हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या ही होगी। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा कथन सही नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, ये हमारा सही है। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में बटे 1 कर देंगे, वो हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है, ये भी हमारा गलत लिखा है, नहीं, क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं वो सब हमारी परिमेय संख्याएं होती है। पूर्णांक के भी बटे 1 कर देंगे, जैसे -5 है ऋणात्मक पूर्णांक, बटे 1 कर देंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। केवल धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न है, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। वही बात अभी हम ऊपर कर रहे थे, भिन्न जो है वो हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, बिल्कुल गलत है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। जैसे 3/2, ये कहाँ पूर्णांक है, ये तो 1 से थोड़ा अधिक है ना। ये 1/5 ये हमारा पूर्णांक नहीं है, जबकि ये परिमेय संख्या है, तो ये हमारा गलत है, ये कथन सत्य नहीं है। धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल सही लिखा है। इन सब में अगर हम बटे 1 कर देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या -4/5, -4/5 इस तरीके से, या 4/-5 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। माइनस चिन्ह चाहे यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो या सामने इस तरह से लगा दो, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये थे सही गलत के कथन, आई होप कि आप लोग इन्हें समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और वो है हमारा राम की आयु श्याम की आयु की 1 से 1/4 गुनी है। मतलब राम की आयु अनुपात या बटे श्याम की आयु बराबर 1 सही 1/4। अंश बटे हर में लिखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5/4। और कह रहा है केसरी की आयु श्याम की आयु की इतनी गुनी है। यहाँ पे लिखे केसरी की आयु बटे श्याम की आयु, भिन्न है ना अनुपात, ये 1 सही 1/2। इसको अंश बटे हर में करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 है। बताइए, देखो राम की आयु श्याम की आयु की इतनी है और केसरी की आयु श्याम की आयु की इतनी है, तो बताइए केसरी राम से बड़ा है या छोटा? गणना कार्य निम्नांकित स्थान पर कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटे 4 है, यहाँ पे बटे 2 है, तो इसको भी हम 4 में करेंगे,
कन्वर्ट। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ हम 2 का गुणा कर दें, तो इसको 3/2 लिख दो, या 3 दूनी 6/4। अब देखो श्याम की आयु अगर 4 वर्ष है तो राम की आयु 5 वर्ष है। श्याम की आयु अगर 4 वर्ष है तो केसरी की आयु 6 वर्ष है। तो सीधा सीधा अगर हम इसको लिखें अनुपात समानुपात से, तो यहाँ पे राम की आयु कितनी निकल के आएगी, राम की आयु बराबर, इसमें कांस्टेंट का गुणा कर देंगे 5x। श्याम की आयु, क्योंकि हमने हर बराबर कर लिया है तो श्याम की आयु यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से बराबर आएगी 4x। और केसरी की आयु आएगी, ये हमने थोड़ा सा आसान कर दिया प्रश्न आपको, केसरी की आयु आएगी 6x। तो अब देखो क्या कह रहा है, केसरी राम से बड़ा है या छोटा, तो देखो केसरी की आयु ज्यादा है ना, राम 5x है, केसरी 6x है। तो लिख देंगे कि केसरी की आयु स्पष्ट है कि केसरी की आयु जो कि 6x है, राम की आयु जो कि 5x है, इससे बड़ी है, अर्थात केसरी राम से बड़ा है। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा, किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप यानी मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंश और हर में भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, तो ये होता है महत्तम समापवर्तक का भाग। जैसे उदाहरण के रूप में एक संख्या ले लो 16/20। अब देखो 16 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 20 के गुणनखंड करो तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे देखो 2 और 2, ये 4 क्या निकल के आया, मासा। अब इसी 4 से अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो इस अतः ये अंश और हर के महत्तम समापवर्तक को निकालते हैं और उसका हम लोग भाग दे देते हैं, तो वो हमारी मानक रूप में यानी सरलतम रूप में भिन्न प्राप्त हो जाती है, या परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, वो है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। यहाँ पे देखो बटे में है 21, यहाँ पे बटे में है 27, दोनों संख्याएं माइनस में हैं। अगर हम हर बराबर करेंगे तो 27 का गुणा इधर करेंगे, -7/21 इधर गुणे 27, इधर बटे में 27, तथा इधर भी -9/27 है, तो यहाँ पे 21 था तो इधर ऊपर नीचे 21 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखो 21 गुणे 27 बराबर है, और ऊपर 27 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189/20 गुणे 27, और इधर आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। वाह, हमें तो शुरुआत में असमान लग रही थी। ये भी -189/21 गुणे 27। तो ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर आई। कैसी आई हैं, समान, ये संख्याएं समान हैं। यहाँ पे देखो 0/-10 0/4, तो ये भी हमारी 0 है और ये भी हमारी 0 है, तो ये भी हमारी कैसी हो गई, समान हो गई। बहुत सही। यहाँ पे देखो इसको भी हम सरलतम रूप में लिख देंगे, तो ये 2 से 2 6 2 पंचे 10 -3/5, तथा यहाँ पे भी 3 से विभाजित कर देंगे, 3 तिया 9 3 पंचे 15, 3/-5। ये भी संख्याएं हमारी बराबर हो गई हैं। बहुत बढ़िया, ये भी समान है। अब देखो याद आया, ऊपर वाली संख्या को 7 एकम 7 7 तिया 21 -1/3, और इधर भी 9 एकम 9 9 तिया 27 -1/3। तो यहाँ से भी ये दोनों संख्याएं समान आ रही हैं। ठीक, अंत में डी प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। सरलतम रूप में लिख दो, तो -15/20 और 25/30। तो 5 से काट दो, 5 तिया 15 5 चौको 20, 55 25 5 छक्का 30। तो ये आया -3/4, 5/6। तो ये संख्याएं हमारी देख लो आपस में बराबर नहीं है। इसको हमने यहाँ पे हल कर दिया, यहाँ पे करना चाहिए था। तो ये हमारी असमान है। आंसर अगर हम लिखें कौन सा जोड़ा असमान है, तो डी नंबर है -15/20 तथा 25/-30, और यही हमारा आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों ये था हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।